Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चे इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब बच्चे जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में लफ्ज ट्रांसपोर्ट को देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का आखिर मतलब है क्या और इस ट्रांसपोर्ट की पौधे के अंदर अहमियत क्या है और बच्चों वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनसे पौधे के अंदर चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है। तो बच्चों आए हम लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों आपकी बुक में ये इतना सा पोर्शन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जिसको आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम कवर करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने ये पैराग्राफ याद रखना है, आप लोगों से पूछा जाएगा डिफाइन ट्रांसपोर्ट, तो आप लोग ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और उसके बाद बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिग्निफिकेंस की आप हेडिंग देके यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको लिख देंगे। क्लियर? इसके बाद बच्चों आप लोगों ने इसको कहाँ से करना है? बच्चों आप लोगों ने ये जो शुरू वाले पॉइंट्स हैं आप लोगों ने इसको नहीं करना। बच्चों आप लोगों ने इसको जो याद करना है बच्चों वो यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाला पैराग्राफ जो है आप बच्चों आप ये काट दें क्योंकि इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक से यहाँ से काट दें और आप लोगों ने यहाँ से निशान लगाना है, यहाँ से लेकर बच्चों आप लोगों ने जगह यहाँ तक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जो बाकी लिखा हुआ है बच्चों आप इसको भी काट दें। ये आप लोगों ने याद रखना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को निशान लगवा दिया आप लोग इसको जो है बुक के ऊपर मार्क कर लें। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। अब बच्चों ये तीन टर्म्स हैं जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बच्चों यहाँ पे हैरानकुन बात यह है कि वो उसने लिखा हुआ है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग का मतलब होता है कि जब उसने आपको कोई चीज पहले पढ़ा दी है तो फिर आपको दोबारा से याद करवा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे रिकॉलिंग नहीं बल्कि यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी ताकि आप लोगों को इसको मजीद बेहतर तरीके से आप समझ सकें। अब बच्चों यहाँ पे आप ये समझें कि एक मिस्टेक है जो कि होपफुली आने वाले एडिशंस में ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ऑस्मोसिस के साथ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना लाजमी है। ठीक है, जो कि और इसलिए लाजमी है क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट्स आने वाले इस चैप्टर में आगे इस्तेमाल होंगे लेकिन यहाँ पे उन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया गया। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर उन पॉइंट्स को भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम इन तीन डेफिनेशंस को और ट्रांसपोर्ट को और इस पैराग्राफ को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट आखिर होती क्या है। बच्चों आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। ट्रांसपोर्ट का बच्चों लफ्जी मतलब होता है मुंतकिल करना। अब बच्चों पौधे के अंदर किस चीज को हमने मुंतकिल करना है? ठीक है, पौधे के अंदर मुख्तलिफ अशिया को मुंतकिल करना जिसमें बच्चों वाटर आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे, वेस्ट आ जाएंगे। बच्चों इन चीजों को मुंतकिल करना इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चों चीजों को मूव करना सच एज जैसा कि कौन कौन सी चीजों को? वाटर। बच्चों पानी आपको पता है पौधे के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं वो तमाम चीजें जो कि हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं। हम इसकी डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़कर आए हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बच्चों इसके अलावा हार्मोन्स। बच्चों जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने एक और हार्मोन पढ़ा बायोलॉजी के अंदर जिसका नाम है ग्लूकागोन। बच्चों ये एक हार्मोन है। बच्चों इसी तरह पौधे के अंदर भी कई तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पौधे के अंदर कई तरह के अहम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और वो हार्मोन बच्चों पौधे के अंदर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेंगे। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस का मूव करना? वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और बच्चों लास्ट पे है वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो बच्चों जो फजूल चीजें हैं, फजूल चीजों से मुराद ये कि ऐसी चीजें जो कि पौधे के किसी काम की नहीं है, जो कि पौधे के लिए वेस्ट हैं। ठीक है बच्चों, उन चीजों का एक जानदार के अंदर मूव करना बच्चों इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो चार चीजें हैं बच्चों, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आपको ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट मींस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विद एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसके बाद बच्चों आप लोग जो करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस की हेडिंग देंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों अहमियत। अब ट्रांसपोर्ट की पौधे के लिए अहमियत क्या है? बच्चों इसकी अहमियत पौधे के लिए बहुत ज्यादा है। अब किस लिहाज से ज्यादा है बच्चों? कुछ पॉइंट्स हमारी बुक के अंदर लिखे हैं, वो कहते हैं दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट इज एसेंशियल, ये लाजमी है फॉर सेलुलर फंक्शन। बच्चों सेल में प्रॉपर फंक्शंस के लिए। फर्ज करें कि अगर पानी जो है बच्चों पानी पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट ना करे, जड़ों से पानी ऊपर ना जाए, पत्तों तक पानी ना जाए, तो क्या पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होगा? बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी है और पानी जो है वो कहां से आएगा? जड़ों से आएगा। तो बच्चों इस तरह से पानी के ट्रांसपोर्ट जरूरी है। तो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट है सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ बच्चों रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस बच्चों माहौल के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं पौधा भी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं।
जिस तरह हम इंसान जो है माहौल के अंदर तब्दीलियां आती है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना, माहौल के अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी फौरन से रिस्पॉन्ड करेगी, पसीना खारिज करना शुरू कर देगी, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह बच्चों पौधे भी जो क्या करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ, बच्चों जब बाहर पौधे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तकरीबन 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस तक बच्चों जब टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स आपको पता है ना गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है इसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। वैसे हमारे इसको आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी स्टोमेटा का जिक्र कई मरतबा मैंने आपके सामने किया है। स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। बच्चों गार्ड सेल्स जो है पौधे के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके जरिए बच्चों जो है पौधा जो है पानी जो है वो खराब बनकर पानी जो है इन स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है पौधे की सतह से। अब बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर आने पर पौधे क्या करते हैं, दिन के वक्त स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, ठीक है। हालांकि दिन के वक्त ये स्टोमेटा खुला रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर दाखिल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो वाटर के साथ मिलकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करती है। आगे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों जैसे ही टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हुआ पौधा अपना स्टोमेटा बंद कर देता है। अब ये पौधे ने क्या किया, माहौल के अंदर चेंज आया, उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो बच्चों ये किस वजह से किया, कुछ जो मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयंस है बच्चों वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद करें जब मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, याद है ना आपको, जब मैंने आपको टेबल पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जब मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिएंट्स के टेबल पढ़ाया था, तो बच्चों वहां पे पोटाशियम आयंस रहेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम इसकी डिटेल्स है वो आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना मकसद मेरा ये है कि आपको बताया जाए कि किस तरह माहौल के अंदर जो चेंजेस हैं बच्चों पौधा उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो असल में बच्चों ये जो पोटाशियम आयंस की मूवमेंट है, इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, यही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है। क्लियर? तो बच्चों अभी जो मूवमेंट है ये सेलुलर फंक्शंस, ग्रोथ और एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए बच्चों बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों इसके बाद नीचे मैंने आप लोगों को जो हेडिंग्स बनवाई थी, ठीक है, जितना मैंने पैराग्राफ नीचे से निशान लगवाया था उतने पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ ताकि मैं इसे आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं। अब बच्चों जो प्लांट्स है ना, इनके दो ग्रुप्स होते हैं मेजर। बच्चों एक को हम नाम देते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। बच्चों किसका नाम देते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और एक को बच्चों हम नाम देते हैं वेस्कुलर प्लांट्स का। अब बच्चों नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उन प्लांट्स को हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और बच्चों जिन पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। अब बच्चों जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं बच्चों, एक को हम नाम देते हैं मॉसिस का और एक को हम नाम देते हैं लिवरवर्ट्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों, लिवरवर्ट्स। तो मोसिस और लिवरवर्ट्स बच्चों ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। इनके अलावा बाकी जितने भी पौधे हैं बच्चों वो वेस्कुलर हैं, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। और बच्चों हमें ये भी पता है कि जो जाइलम है बच्चों, जाइलम ये पौधे के अंदर पानी और नमकियात, वाटर और साल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पौधे की जड़ों से पानी और नमकियात को जज़ब करता है और पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और पौधे के अंदर खुराक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल होती है बच्चों उसको हम नाम देते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम पौधे के अंदर खुराक को मुंतकिल करती है। तो बच्चों अब वो पौधे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होंगे उनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। बच्चों इनके अलावा बाकी जितने भी पौधे हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर आते हैं, इनमें बच्चों पानी, नमकियात और खुराक की जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए होती है। तो यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है ऑल लैंड प्लांट, जमीन पर मौजूद तमाम पौधे सिवाय मोसिस और लिवरवर्ट्स के जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड फूड, बच्चों पानी, नमकियात और खुराक की जो ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट ये की जाती है बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम आगे उसमें बच्चों को ज्यादा एक्सप्लेन करा अच्छे तरीके से, जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है और बच्चों जो है वो फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दें, यहाँ पे नीचे मैं इसको रीड कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट। बच्चों जाइलम जो है वो पानी और नमकियात की मूवमेंट के लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्ट की जरूरी है। उसके बाद नीचे देखें बच्चों रोल ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। ठीक है, फ्लोएम का क्या रोल है बच्चों, फ्लोएम जो है वो पौधे के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। बच्चों कौन सा फूड, जो कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के नतीजा में तैयार हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बच्चों क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है C6H12O6। इस ग्लूकोज को बच्चों पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम जो है वो काम करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर? इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें 3 डेफिनेशंस हैं बच्चों। एक हमारे पास जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है बच्चों, एक हमारे पास जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है और एक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। हम इन 3 डेफिनेशंस को बच्चों स्टडी करते हैं। अब बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है,
जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं चीजों का मूव करना बगैर एनर्जी के इस्तेमाल किए, चीजों का मेम्ब्रेन। अभी कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। चीजों का बगैर एनर्जी के इस्तेमाल किए सेल मेम्ब्रेन के आर पार मूव करना बच्चों, इसे हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का। और बच्चों चीजों का एनर्जी को इस्तेमाल करके सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करना बच्चों, इसे हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब बच्चों आप जिस तरह इमेजिन करें कि आप फर्ज करें आप जो है वो घर में आपके ड्रम है, ठीक है, ड्रम में नीचे टैप लगा और टूटी लगी हुई है, आप टूटी को ओपन करें पानी आ जाता है। अब बच्चों पानी कहां से आएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी की टेंडेंसी है कि वो मूव करता है। तो आपको पानी को नीचे लाने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी के पास ये सलाहियत है, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो है बच्चों वो मूव करेगा। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पानी को आप नीचे से, जो आपने पानी निकाला अब उसे नीचे से आप लोअर कंसंट्रेशन से आप उसे हायर कंसंट्रेशन ऊपर भेजें, आप क्या पॉसिबल है आप बगैर एनर्जी को इस्तेमाल के उसको भेज दें? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। आपको पंप लगाना पड़ेगा, आपको मोटर चलानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा, एनर्जी इस्तेमाल करने की पड़ेगी उस पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए। तो बच्चों जहन में रखें यही कॉन्सेप्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। चीजों का ज्यादा तादाद से, हायर कंसंट्रेशन से कम तादाद, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना बच्चों ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है और इसमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। और बच्चों चीजों का कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करना बच्चों ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है और यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे दो तरह से होती है, एक को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का और एक को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। अब बच्चों आपको ये तो पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो बच्चों अगर चीजें इस लिपिड बाइलेयर से मूव करें तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बच्चों? ज्यादा तादाद से चीजों का कम तादाद की तरफ मूव करना सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर से, इसे हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। लेकिन बच्चों अगर यही चीजें इन प्रोटीन्स के जरिए मूव करें तो बच्चों इसे हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं। बच्चों सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए। इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार, सेल मेम्ब्रेन के आर पार आयंस या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एक ऐसे इलाके से जहां पे उनकी तादाद ज्यादा है, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एक ऐसे इलाके में जहां पे उनकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? कम है, जहां पे उनकी तादाद कम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप पिंक मॉलिक्यूल्स को देखें बाहर 5 है अंदर 2 हैं, तो यहाँ ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप इन रेड वालों को देखें तो ये भी बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ज्यादा तादाद से बच्चों कम तादाद की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों अगर आप इनको देखें तो ये भी बाहर ज्यादा तादाद में अंदर कम तादाद में है। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूव करना अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बच्चों इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों क्या होता है? किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। बच्चों इस मूवमेंट के लिए किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। बच्चों इसकी मिसालें जो हैं वो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको जो एक और लफ्ज बताया ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये भी इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है बच्चों? अगर चीजें ठीक है सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है जो उससे मूव करेंगे तो वो डिफ्यूजन, अगर उसमें मौजूद प्रोटीन्स के जरिए मूव करेंगे तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है इसको मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को बताऊंगा। अब बच्चों अब आगे देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। बच्चों नाम से जाहिर है, ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, ठीक है, एनर्जेटिक। बच्चों यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कब चाहिए होगी? जब चीजों को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, ये भी आयंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बच्चों ऐसे इलाके से जहां पे उनकी तादाद कम है टू अ रीजन, एक ऐसे इलाके में ऑफ हायर कंसंट्रेशन जहां पे उनकी तादाद ज्यादा है, यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। बच्चों मैं आपको फिर डायग्राम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बाहर मॉलिक्यूल बच्चों 2 हैं, कम है, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ मूव करवाया जा रहा है। तो बच्चों द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसको हम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, दिस इज द ऑस्मोसिस। बच्चों ये ऑस्मोसिस है। अब जो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में पानी की मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है बच्चों? पानी की।
पानी का ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करना। बच्चों पानी का ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करना बच्चों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है ना, क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें मिसाल दूं मैं आपको, तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। तो बच्चों अगर यहां से वाटर के मॉलिक्यूल, बच्चों पानी के मॉलिक्यूल वो ज्यादा तादाद से बाहर से कम तादाद की तरफ मूव कर रहे हैं, बच्चों इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। बच्चों ज़हन में रखें, जो पानी है ना ये इस लिपिड वायर से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो लिपिड्स हैं बच्चों ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये वाटर हेट होते हैं, ये पानी को अपने अंदर हल नहीं करते। ठीक है, ये पानी को अपने अंदर हल नहीं करते, इसी वजह से पानी इसके अंदर से गुजर ही नहीं सकता। पानी बच्चों इन प्रोटीन्स के जरिए से गुजरता है। तो आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है। बच्चों पानी का ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करना एक, ठीक है, थोड़ा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ, परमिएबल का मतलब होता है गुजरने की इजाजत देना। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीजों को गुजरने की इजाजत दे और कुछ चीजों को गुजरने की इजाजत ना दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीजों को गुजरने देती है और कुछ चीजों को गुजरने नहीं देती। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बच्चों आप लोगों को जब समझ में आएगी, जब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसका नाम है टोनिसिटी। बच्चों टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। इससे बच्चों आप लोगों को ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और बच्चों आप लोगों ने ये जो मैं आपके सामने स्लाइड शो हो रही है बच्चों, आप लोग इसको क्या करें, आप लोग अपनी कॉपीज के ऊपर इस स्लाइड को लाजमी लिख लीजिएगा, लाजमी लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे इस्तेमाल होगा आपकी बुक के अंदर। बच्चों मैं इसकी बात कर रहा था लेक्चर के शुरू में कि ऑस्मोसिस के साथ बच्चों जब भी ऑस्मोसिस का जिक्र आता है उसके साथ टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट मस्ट है। ये बच्चों को लाजमी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो ऑस्मोसिस को समझना मुमकिन नहीं है। और बच्चों इन पॉइंट्स के बगैर हमारा आगे वाला चैप्टर जो है ना उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। बच्चों टोनिसिटी की ना मैंने आपकी सबसे आसान डेफिनेशन लिखी हुई है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो आपसी कंसंट्रेशन है ना, जो आपसी इनकी मिकदार है, इसको हम टोनिसिटी कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पे सोल्यूट क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और सॉल्वेंट क्या होता है। बच्चों मैं एक ग्लास लेता हूँ, उस ग्लास के अंदर बच्चों मैंने पानी भरा हुआ है, और बच्चों मैं एक चम्मच जो है वो नमक लेके मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। फर्ज करिए नमक जो है वो NaCl है, एक चम्मच नमक लेके बच्चों मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया, मैंने इसको हिलाने लग गया। अब बच्चों मैंने एक सोल्यूशन बना लिया, ये है सॉल्ट सोल्यूशन, नमक का सोल्यूशन। तो बच्चों सोल्यूशन के अंदर वो चीज जो कि थोड़ी मिकदार में होती है इसे हम सोल्यूट का नाम देते हैं, और सोल्यूशन के अंदर वो चीज जो कि ज्यादा मिकदार में होती है उसे हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो इस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर थोड़ी मिकदार में कौन था, नमक, NaCl। तो नमक क्या है, सोल्यूट। और बच्चों पानी क्या था, ज्यादा मिकदार में था, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो बच्चों किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपसी कंसंट्रेशन जो है बच्चों, जब हम इनका मवाजना करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम टोनिसिटी कहते हैं। बच्चों मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ। बच्चों मेरे पास जो है वो एक छोटा कप है, ठीक है, मेरे पास जो है वो एक कप है, चाय का कप है, और बच्चों की मेरे पास जो है वो एक बड़ा जग है। अब बच्चों ये भी पानी से भरा हुआ है और ये भी पानी से भरा हुआ है, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताएं पानी किस में ज्यादा है, बच्चों पानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं 2 चम्मच नमक लेता हूँ। कितने बच्चों, 2 चम्मच मैंने नमक लिए, 2 स्पून नमक। बच्चों वो मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 चम्मच नमक, और मैंने 2 चम्मच लेके इसके अंदर भी डाल दिया। अब बच्चों मुझे बताएं कि इन दोनों में से, अब ये भी बच्चों एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ये भी सॉल्ट सोल्यूशन है। अब बच्चों मुझे बताएं कि इन दोनों सोल्यूशंस में से वो कौन सा सोल्यूशन है जिसमें बच्चों सोल्यूट नमक की मिकदार पानी के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों आपका फौरन से आंसर होगा कि कप। सर कप के अंदर पानी थोड़ा था, हमने उसके अंदर 2 चम्मच नमक डाला। जग के अंदर पानी ज्यादा था, हमने इसके अंदर भी 2 चम्मच नमक डाला। तो सर वाटर के मुकाबले में अगर हम नमक को देखें तो कप के अंदर बच्चों पानी की निस्बत नमक जो है वो ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे इसके मुकाबले में सोल्यूट की कंसंट्रेशन, नमक की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, कम है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जब कभी भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपसी कंसंट्रेशन का मवाजना करेंगे इसे हम टोनिसिटी कहेंगे। बच्चों टोनिसिटी की बुनियाद पर सोल्यूशन की 3 इकसाम है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। मुझे याद रखें हाइपो का मतलब होता है कम, टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को, हाइपो कम, टॉनिक सोल्यूट। बच्चों एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होता है इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन विद लेस सोल्यूट, जिस तरह बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जग वाला सोल्यूशन था ना, इसमें बच्चों इसकी निस्बत सोल्यूट कम था, तो ये क्या था, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। तो जो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को। अब बच्चों हाइपरटोनिक मतलब हाइपर ज्यादा, टॉनिक सोल्यूट। बच्चों एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज्यादा सोल्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बच्चों जब हमने इन दोनों का मुकाबला किया तो कप के अंदर सोल्यूट ज्यादा था, तो कप क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और ये जग बच्चों क्या होगा, ये होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें
वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बच्चों सेम होती है, इसको हम आइसोटोनिक का नाम देते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम है। मिसाल के तौर पे मैंने एक कप लिया बच्चों, इसके अंदर भी पानी है और एक और कप है, इसके अंदर भी पानी है। ठीक है, 1 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर डाला, 1 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर डाला। बच्चों दोनों के अंदर पानी भी बराबर है, सॉल्ट भी बराबर है, तो दोनों बच्चों क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। हाइपो का मतलब कम, टॉनिक सोल्यूट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम शो की हुई है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों आपके लिए यहाँ पे बच्चों एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बच्चों ध्यान में रखें, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसके पास ये सलाहियत होती है कि सिर्फ और सिर्फ पानी को गुजरने देती है, पानी के अलावा और किसी चीज को गुजरने नहीं देती। अब बच्चों यहाँ पे जो है ये लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन है। लो सोल्यूट मतलब बच्चों यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम है। बच्चों सोल्यूट कम है और सोल्यूट के मुकाबले में पानी क्या है, ज्यादा। तो बच्चों एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे सोल्यूट कम हो, पानी ज्यादा हो, तो बच्चों इस सोल्यूशन को हम किसका नाम देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। बच्चों इसके मुकाबले में अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे सोल्यूट बच्चों क्या है, ज्यादा है इसकी निस्बत बच्चों, और इसकी निस्बत यहाँ पे वाटर क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे सोल्यूट ज्यादा हो, वाटर कम हो, इस सोल्यूशन को बच्चों हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे देखें, पानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो बच्चों इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए पानी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पानी इस डायरेक्शन से इस साइड पे आएगा कि इस डायरेक्शन से इस साइड पे आएगा, बताएं। पानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पानी क्या है बच्चों, कम है, तो पानी लो, देखिए यहाँ पे पानी यहां से यहां मूव करेगा। तो बच्चों मैं जो पानी की यहाँ पे जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है बच्चों, मैं अगर करना चाहूं तो बच्चों मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये कर सकता हूं कि ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस बच्चों मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, पानी के मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी जगह से जहां पे पानी की तादाद ज्यादा है, एक ऐसी जगह पे जहां के पानी की मिकदार क्या है बच्चों, कम है, इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। बच्चों क्या मैं इसकी डेफिनेशन ये कर सकता हूं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों ऐसे इलाके से जहां पे सोल्यूट की मिकदार बच्चों क्या है, कम है, वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स का मूव करना एक ऐसे इलाके के अंदर जहां पे सोल्यूट की मिकदार बच्चों ज्यादा है, इसे भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। बच्चों ये भी मेरी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। और बच्चों तीसरी डेफिनेशन में आप लोगों के लिए ये भी कर सकता हूं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बच्चों ये भी सही है, क्योंकि पानी जो है वो यहां से यहां मूव कर रहा है, यहाँ पे पानी की तादाद ज्यादा है, सोल्यूट की तादाद यहाँ पे कम है, और यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है। तो पानी हमेशा ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करता है, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जहां पे पानी कम है वहां पे मूव करेगा। अगर बच्चों हम इसको सोल्यूट के लिहाज से जब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि पानी की मूवमेंट लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन तक, इसे हम बच्चों किसका नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों आप क्या देखेंगे कि ऑस्मोसिस के जरिए जब यहाँ से पानी यहाँ पे मूव किया, तो बच्चों यहाँ पे देखें यहाँ का जितना भी पानी था वो यहाँ पे मूव कर गया उस वक्त तक जब तक कि दोनों साइड पे पानी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो बच्चों आए अब मैं आप लोगों को ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो रीड करवाता हूँ। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चों पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक ऐसे रीजन से जहां पे सोल्यूट की मिकदार क्या है बच्चों, कम है, टू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक ऐसे इलाके में जहां पे सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है। बच्चों ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल है, इसमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं आई तो आप काइंडली वीडियो को रिपीट करके लाजमी दोबारा सुन लें ताकि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ